वेलकम बैक टू द चैनल एंड यू आर वाचिंग द यूपीएससी डायरी। आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 का एसएसटी का चैप्टर 2 जो कि बात करता है लैंड, सॉयल एंड वाटर रिसोर्सेज के बारे में। नॉट वाटर रिसोर्सेज ऑब्वियसली इट वुड बी इंक्लूडेड एंड नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, एक स्मॉल विलेज है तांजानिया अफ्रीका में। वहाँ पे एक लड़की माम्बा रहती है एंड वो बहुत सुबह बहुत जल्दी उठती है। शी वेक अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि उसे वाटर लेके आना होता है। फेच का मतलब होता है लेके आना। तो शी हैज़ टू वॉक अ लॉन्ग वे, बहुत दूर तक उसे चलना पड़ता होता है एंड देन शी हैज़ टू रिटर्न आफ्टर अ फ्यू आवर्स। शी देन उसके बाद हेल्प हर मदर इन द हाउस एंड जॉइन्स हर ब्रदर इन टेकिंग केयर ऑफ देयर गोड्स। ठीक है, मतलब दे यूज़ टू कीप गोड्स, मे बी रेयरिंग, पालते होंगे। ऑल अ फैमिली ओन्स अ पीस ऑफ रॉकी लैंड। पूरी फैमिली के पास उनके पास एक रॉकी लैंड है। ऑब्वियसली आपको पता चल ही क्या होगा, रॉकी लैंड में कल्टीवेशन करना बहुत मुश्किल होता है और वो लैंड जो है उसके स्मॉल हट के पास है। मामा के जो फादर हैं वो शायद ही कुछ वक्त जो होता है मेज़ ग्रो कर पाते हैं, मक्का या बीन्स ग्रो कर पाते हैं आफ्टर टॉयलिंग हार्ड, बहुत मेहनत के बाद। दिस इज़ नॉट इनफ टू फीड देयर फैमिली, और सिर्फ इतना ग्रो करना उनकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी नहीं होता फॉर द एंटायर ईयर। पीटर, अब एक दूसरा लड़का है पीटर, ही लिव्स इन द न्यूजीलैंड और वहाँ पे शिप रियरिंग लोग करते हैं, शिप को पालते हैं। ठीक है, और वहाँ पे उसकी फैमिली जो है वुल प्रोसेसिंग फैक्ट्री चलाती है। वुल प्रोसेसिंग मतलब शिप को रेयर करके उसका वुल निकाल के उसको प्रोसेस करके क्लोथ में चेंज करना या किसी तरीके का क्लोथ मटेरियल बनाती है। एवरी डे व्हेन ही रिटर्न्स, जब भी वो वापस आता है स्कूल से, पीटर वॉचेज हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शिप। देयर शिप यार्ड, उनका जहाँ पे शिप रखते हैं शिप यार्ड, वो वाइड ग्रासी प्लेन के पास है। मतलब बहुत दूर दूर तक सिर्फ ग्रास है, प्लेन लैंड है और आसपास में हिल्स भी है इन फार डिस्टेंसेस, थोड़े से डिस्टेंस में कह सकते हो। और इस जगह को ये साइंटिफिक वे में मैनेज करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। पीटर की फैमिली वेजिटेबल्स भी ग्रो करती है ऑर्गेनिक फार्मिंग करके। माम्बा एंड पीटर दो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में रहते हैं और इन दोनों की लाइफ काफ़ी डिफरेंट है। और ये डिफरेंसेस क्यों अराइज हो रही है? बिकॉज द डिफरेंसेस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल एंड द यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑब्वियस ही बात है, एक जगह पे टेक्नोलॉजी अच्छी है, एक जगह पे अच्छी नहीं है, एक जगह पे लैंड बहुत अच्छा है, एक जगह पे नहीं है। और अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी जो होती है, यही एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, मेन रीज़न है कि एक प्लेस दूसरे प्लेस से काफ़ी अलग होता है। टॉकिंग अबाउट लैंड, लैंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है। ये हमारी अर्थ का, अगर ये पूरा अर्थ है तो अर्थ का सिर्फ 30% जो है वो लैंड है और हर एक जगह जो है वहाँ हैबिटेबल नहीं है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि 30% लैंड में 30% में लोग रहते होंगे। कहीं कहीं पे पॉपुलेशन स्पार्स है, मतलब बहुत कम है, कहीं कहीं पे लेस है, बहुत से भी बहुत कम है, कहीं कहीं पे डेंसली पॉपुलेटेड। जैसे इंडिया की टोपोग्राफी बहुत अच्छी है तो इंडिया की पॉपुलेशन को हम डेंसली पॉपुलेटेड कह सकते हैं। और एज़ यू नो कि इंडिया तो अभी पॉपुलेशन के मामले में फर्स्ट पे आती है, चाइना को भी हमने पीछे छोड़ दिया है। तो वही कह रहा है कि सिर्फ 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड बाय लैंड एंड ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। यहाँ पे लोग रहें ज़रूरत नहीं है। हैबिटेबल मतलब पीपल आर नॉट लिविंग, 30% में नहीं रहते हैं। कुछ ही पार्ट्स हैं, जैसे आइलैंड है अंडमान, इंडिया की अगर मैं बात करूँ, अंडमान है, लक्षद्वीप है। अंडमान में ओवर 500 आइलैंड्स है, बट हर जगह जो है लोग रहें इसका ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे लैंड्स हैं जो बहुत आसानी से फ्लड के चपेटे में आ जाती है, फ्लड आती है, लैंड सबमर्ज हो जाता है उसके अंदर, तो दैट इज़ द केस। तो ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये जो कहीं है कहीं नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज़ मेनली ड्यू टू वेराइड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। और ये जो अनइवन पॉपुलेशन का जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, ये इसके पीछे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ इंपॉर्टेंस है, जो कि है लैंड एंड क्लाइमेट। कहीं की लैंड बहुत अच्छी है तो वहाँ लोग रहना चाहते हैं। अब जैसे डेजर्ट, आपको पता है कि डेजर्ट का लैंड उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, स्पेशली जो लोग मेडिटेरियन क्लाइमेट में रहते हैं, जहाँ ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा ठंडी नहीं होती है, वो डेजर्ट की गर्मी झेल नहीं पाएंगे। लेकिन जो डेजर्ट में रहने वाले लोग हैं उन्होंने अपने आप को ऐसा अडाप्ट कर लिया है। रग्ड टोपोग्राफी, ऊबड़ खाबड़ है, स्टीप स्लोप्स है, माउंटेन्स जो है, माउंटेन्स की स्लोप जो है काफ़ी फिसलने वाली है। उसके बाद लो लाइन एरियाज़, मतलब कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो आसानी से जो है आपके फ्लड वहाँ पे आ जाती है, तो उसको लो लाइन एरियाज़ कहते हैं। ससेप्टेबल टू वाटर, मतलब आसानी से उसमें फ्लड घुस जाती है।
वाटर लॉगिंग बहुत आसानी से हो जाता है। डेजर्ट एरियाज़, यहाँ लोग नहीं रहते। थिक फॉरेस्टेड, घने जंगल, अलग अलग टाइप के एनिमल्स आपको मिलेंगे, तो ऑब्वियसली वहाँ पे रहना मुश्किल है। ये नॉर्मली स्पार्शली पॉपुलेटेड है, तो एग्जाम में आ सकता है लिस्ट सम एरियाज विद दैट आर स्पार्शली एंड डेंसली पॉपुलेटेड। तो स्पार्शली पॉपुलेटेड समझ में आ गया। तो ये सारी जो लोकेशंस है जहाँ पे पॉपुलेशन स्पार्स है, वहाँ के लोग ऐसा क्यों है? बिकॉज वहाँ पे अनइनहेबिटेड जगह है, वो वहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, कम रहते हैं, बहुत कम, ठीक है। मोस्टली ट्राइब्स रहते हैं। प्लेन्स एंड रिवर्स, प्लेन्स क्या होती है? मोस्ट फ्लैट एंड लेवल लैंड इज कॉल्ड प्लेन, और रिवर वैली जो होती है वो सूटेबल लैंड होती है क्योंकि वो एग्रीकल्चर सपोर्ट करती है, तो वो डेंसली पॉपुलेटेड होती है, ठीक है, इन दी वर्ल्ड। लैंड यूज़ के बारे में बात करूँ, लैंड को अलग अलग पर्पज़ के लिए आप यूज़ करते हो, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट के लिए, माइनिंग के लिए, बिल्डिंग के लिए, घर बनाने के लिए, रोड्स के लिए, ठीक है, इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए, और इसी वजह से इसको लैंड यूज़ कहते हैं। व्हाट इज़ लैंड यूज़? द वे इन यू आर यूजिंग अ लैंड means you obviously you are using the land for different purposes. The purposes have been mentioned over here, I have circled it out, and these are the reasons, these are the ways in which you can use the land, so these are commonly termed as land use. अब क्या है, कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन विच माम्बाज एंड पीटर्स फैमिली यूज़ द लैंड? अभी मैं बताया था रॉकी लैंड होता है, ठीक है, तो रॉकी लैंड में क्या कर सकते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शंस में बताना। यूज़ ऑफ लैंड जो है वो डिटरमाइन किया जाता है फिजिकल फैक्टर्स पे। फिजिकल फैक्टर का मतलब क्या होता है? टोपोग्राफी वहाँ की कैसी है ना, सॉइल कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि लैंड को आप कैसे यूज़ कर रहे हैं। कहीं की टोपोग्राफी ख़राब होती है, कहीं की सॉइल बहुत ख़राब है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। कहीं की क्लाइमेट बहुत ख़राब होती है, तो हर जगह सब कुछ अच्छा हो ऐसा ज़रूरी तो है नहीं। तो ह्यूमन फैक्टर्स जैसे कि पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स है। कोई कोई जगह ख़राब होती है, बट विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आप उसको और बेहतर बना सकते हो। तो वही कह रहे हैं कि जो पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी है वो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स है लैंड यूज़ पैटर्न के लिए, कि किस तरीके से आप लैंड का इस्तेमाल करेंगे। लैंड को आप क्लासीफाई कर सकते हो ओनरशिप के बेसिस पे। ओनरशिप के बेसिस पे दो टाइप होते हैं, प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड जिस पे आप घर बना सकते हो, इंडिविजुअल ओन करता है, जैसे मेरा लैंड है तो वो इंडिविजुअल प्राइवेट लैंड हो गया। लेकिन जैसे पार्क हो गया, पार्क में हर कोई यूज़ हो सकता है, तो कम्युनिटी लैंड हो गया वो, बिकॉज इट इज़ ओन्ड बाय द कम्युनिटी। कोई वहाँ पे ये नहीं कह सकता कि मेरा है तुम्हारा है, क्योंकि वो सबका होता है, कॉमन यूजेस के लिए उसका इस्तेमाल होता है, जैसे फॉडर के कलेक्शंस के लिए, फ्रूट के कलेक्शंस के लिए, नट्स के लिए, मेडिसिनल हर्ब के कलेक्शंस के लिए। ये जो कम्युनिटी लैंड रिसोर्सेज होती है उसको आप कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी कह सकते हैं। ओके, पीपल एंड देयर डिमांड्स आर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड। लोगों की डिमांड्स बढ़ गई है लेकिन लैंड की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, 30% ही है। जो लैंड की क्वालिटी है वो भी एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग पाई जाती है, हर जगह सेम हो ज़रूरी नहीं है। तो लोग जो है वो इंक्रोचिंग द कॉमन लैंड्स टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज़। तो जो कॉमन लैंड जहाँ पे लोग घर बनाते हैं उसका भी इस्तेमाल करके लोग कमर्शियल एरियाज़ बनाते हैं, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बना देते हैं अर्बन एरियाज़ में, और एक्सपैंड कर देते हैं एग्रीकल्चरल लैंड को कि और ज़्यादा आप जो है कल्टिवेशन कर सके रूरल एरियाज़ में। तो टुडे द वास्ट चेंजेस इन द लैंड, ये जो इतना बदलाव आ रहा है लैंड के अंदर, लैंड यूज़ पैटर्न के लिए, किस तरीके से आप लैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी बताता है कि किस तरीके से कल्चरल चेंजेस हमारी सोसाइटी को इफ़ेक्ट कर रहा है, किस तरीके से हमारी सोसाइटी में कल्चरल चेंजेस हो रहा है। लैंड डिग्रेडेशन, कि जो लैंड को ओवर यूज़ करने के कारण लैंड की जो फर्टिलिटी है वो डिग्रेड हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। लैंड स्लाइड्स हो रही है कहीं कहीं पे, सॉइल इरोजन, सॉइल ख़राब हो रहा है, डिजर्टिफिकेशन हो रहा है। ये थ्रेट्स है टू द इन्वायरमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। कई लोग एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए इतना ज़्यादा लैंड यूज़ कर देते हैं कि सॉइल इरोजन हो जाता है, तो ये इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है। इट इज़ अ थ्रेट टू द इन्वायरमेंट एंड ऑल्सो टू द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। ओके, so there can be a question, describe in brief what is the threat to the environment, what are the major threats to the environment related to land। तो उसमें आपको ये सब चीज़ें मेंशन कर देनी है, ठीक है। देन उसके बाद आप इस फ़ोटोज़ को देखो, बड़ा प्यारा फ़ोटो है। यहाँ पे एक बंदा है जो हल लेके जा रहा है, ये एनिमल गियरिंग कर रहा है, ले जा रहा है खेत में खाने के लिए, है ना। ट्रैक्टर से आपने कल्टीवेशन कर लिया, उसके बाद ये देखो रोड्स कितनी अच्छी है, बिल्डिंग्स बना रखी है, ठीक है। तो ये चेंज इन लैंड है यूज़ ओवर टाइम। पहले ऐसे था, फिर ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल करने लगे, पहले कम गाड़ियाँ थी, बिल्डिंग्स अच्छे थे, अब बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स चढ़ा रखी है, और बिल्डिंग और बिल्डिंग और बिल्डिंग। तो ये क्या कर रहे हैं, लैंड को ओवर यूज़ कर रहे हैं।
नाउ कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।